सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में अनुस्वार और अनुनासिक इस विषय के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में इसका बहुत महत्व है। यदि इसके बारे में ज्ञान ना हो, पता ना हो कि कहाँ पर अनुस्वार अर्थात बिंदु लगाना है और कहाँ पर अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, तो विद्यार्थियों बहुत बड़ी भूल हो जाती है। जो शब्द आप लिखना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, वह नहीं लिख पाते। फिर गलत हो जाने की वजह से परीक्षा में आपके अंक भी कट जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम इस बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आज का हमारा विषय है अनुस्वार और अनुनासिक। पहले हम अनुस्वार के बारे में जान लेंगे। हिंदी भाषा के लेखन में अनुस्वार के प्रयोग का बहुत महत्व है। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जिस वर्ण हम किसे कहते हैं? अक्षरों को कहते हैं। जिस अक्षर का उच्चारण करते समय, जिसे उच्चारित करते समय, बोलते समय वायु नाक से बाहर निकलती है उसे हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। दूसरा, यह नासिक्य व्यंजन है, क्योंकि जब हम इसे बोलते हैं, हम इसे उच्चारित करते हैं तो वायु नाक से बाहर निकलती है, इसलिए यह नासिक्य व्यंजन है। तीसरा, इसका प्रयोग शब्द के शुरू में ना होकर शब्द के मध्य या अंत में होता है। विद्यार्थियों, अनुस्वार का प्रयोग हम शब्द के शुरू में नहीं करते, या तो हम शब्द के मध्य करते हैं या फिर अंत में करते हैं। शब्द के मध्य में किस प्रकार से करेंगे? जैसे कंपन। और शब्द के अंत में हम किस प्रकार से करेंगे? जैसे स्वयं, अहम आदि। इसका लिपि चिन्ह बिंदु है। इसे शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। इसका जो लिपि चिन्ह है, हम इसे कैसे लगाते हैं? हम इसे शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं। शिरोरेखा, जब आप शब्द लिखते हैं उसके ऊपर आप एक लाइन खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, तो इसे जो है हम कहाँ लगाते हैं? शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं। अगला, इस ध्वनि का उच्चारण म तथा न के समान होता है, जैसे पंप, नंदन, संसार, कंपन, हंस आदि। इस ध्वनि का उच्चारण हम कैसे करते हैं? इस ध्वनि का उच्चारण म तथा न के समान होता है। कैसे करते हैं? जैसे पंप, पंप में पंप म आ रहा है आधा, तो हमने क्या किया है? आधा म जो है यहाँ बिंदु के रूप में ऊपर लगाया है। नंदन आधा न बीच में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद संसार में भी आधा न बीच में आ रहा है, स के बाद में आ रहा है, इसके लिए स पर हमने बिंदु लगाया है। ऐसे ही कंपन में है, कंपन में भी हमने म की जगह ऊपर बिंदु लगाया है। हंस में हंस, ह आधा न और स, तो आधा न हमने ना लिखकर उसकी जगह हमने ऊपर क्या लगाया है? अनुस्वार, यानी कि बिंदु लगाया है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से 3 स्थितियों में होता है। अब हम जो है विस्तार से जान लेंगे कि इसका प्रयोग किस तरीके से हम, किस स्थिति में हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले है अनुस्वार के रूप में बिंदु प्रयोग। अनुस्वार यानी कि बिंदु के रूप में ही बिंदु का प्रयोग कैसे करते हैं? अनुस्वार जो होता है इसका प्रयोग हम बिंदु के रूप में कैसे करते हैं? यदि य, र, ल, व, श, स, ह व्यंजनों से पहले अनुस्वार आए तो वहाँ अनुस्वार चिन्ह लगता है, जैसे अंश, संयोग, संवाद, संशोधन, संरक्षक, कंस आदि। तो बच्चों कैसे? यदि य, र, ल, व और श, स, ह इन व्यंजनों से पहले यदि अनुस्वार आता है तो वहाँ पर अनुस्वार चिन्ह लगता है। हम उसे मूल रूप में नहीं लिखते हम उसका क्या करते हैं? उसके मूल रूप की जगह हम वहाँ पर जो है क्या लगाते हैं? शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाते हैं। जैसे अंश,
अंश में आधा न आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया है, क्योंकि यह श के पहले है तो यहाँ पर जो है इसका बिंदु के रूप में प्रयोग हुआ है अ के ऊपर। ऐसे ही संयोग में स पर बिंदु लगा है। संवाद न ना लिखकर हमने क्या किया है, स के ऊपर बिंदु यानी कि अनुस्वार लगाया है। ऐसे ही संशोधन में भी हमने बिंदु कहाँ लगाया है, स के ऊपर। संरक्षक, यहाँ पर भी हमने स के ऊपर बिंदु लगाया है। और कंस में भी हमने किसके ऊपर हमने बिंदु लगाया है, क के ऊपर बिंदु लगाया है। तो अनुस्वार के रूप में हम बिंदु का प्रयोग इस तरीके से करते हैं। नंबर 2, नासिकीय व्यंजन के आधार पर बिंदु प्रयोग। हिंदी भाषा में नासिकीय व्यंजन का उच्चारण अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ढंग से किया जाता है। नासिकीय मैंने आपको पहले ही बताया, जब हवा कहाँ से निकलती है, नाक से। ठीक है, तो नासिकीय व्यंजन के आधार पर हम बिंदु का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका प्रयोग जो है अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से ही किया जाता है। इसके लिए इनके जो लिपि चिन्ह हैं वे भी अलग हैं। कैसे, पहले आपने देखा अंक लिखा है यहाँ पर, तो क वर्ग से पहले जो है ग, कैसे आपने पढ़ा होगा, जब आपने वर्णमाला पढ़ी थी तो उसमें आपने पढ़ा था क वर्ग, कैसे क ख ग घ ग। तो जब क से पहले अंग आया तो हमने उसे कैसे लिखा, आप देख रहे हैं, अ के बाद ग फिर क, अंक। दूसरा है चंचल, च वर्ग से पहले य, च छ च छ ज झ ञ। तीसरा है घंटा, ट वर्ग से पहले अण, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। तो यहाँ हमने कैसे लिखा अण को, आधा अण लिखा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो है अण आधा ही आएगा, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। अगला है दंत, त वर्ग से पहले न, कैसे लिखेंगे, आधा न। उसके बाद है चंपा, प वर्ग से पहले म। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हिंदी को सरल बनाने की दृष्टि से अब यह नियम बन गया है कि उपर्युक्त भिन्न भिन्न नासिकीय व्यंजन की जगह बिंदु प्रयोग किया जाए। संस्कृत में भले ही इनका रूप इसी तरह बना रहे, किंतु हिंदी में इनकी जगह बिंदु प्रयोग को ही मान्यता दी जाएगी। अब उपर्युक्त शब्दों का रूप इस प्रकार होगा। तो हिंदी को सरल आसान बनाने की दृष्टि से अब यह नियम बन गया है कि उपर्युक्त जो हमने अलग अलग जो है नासिकीय व्यंजन पढ़े हैं, इनकी जगह हम क्या करेंगे, अभी बिंदु का ही प्रयोग करेंगे। भले ही संस्कृत में इसका रूप वैसे का वैसा ही बना रहे, किंतु हिंदी में इनकी जगह हम क्या करेंगे, बिंदु प्रयोग ही करेंगे, यानी कि हम वहाँ पर अनुस्वार ही लगाएंगे। अब इन शब्दों को हम कैसे लिखेंगे, आप देखिए पहली पंक्ति में लिखा है अंक। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ इसके ऊपर हमने अनुस्वार लगाया, यानी कि बिंदु लगाया है। चंचल, अब हम चंचल का रूप जो नया रूप है वो कैसे है, उसके ऊपर हम अनुस्वार लगाते हैं च के ऊपर। ऐसे ही घंटा में अण ना लिख के हमने क्या किया है, घ के ऊपर हमने जो है बिंदु लगाया है। दंत में भी वैसे ही किया है, बिंदु लगाया है। ऐसे ही चंपा में भी किया है, वहाँ पर भी हमने नासिकीय व्यंजन की जगह हमने किसका प्रयोग किया है, हमने वहाँ पर बिंदु का प्रयोग किया है। तीसरा है इसमें अनुनासिक के स्थान पर बिंदु प्रयोग। अभी अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक हम चंद्र बिंदु को कहते हैं। हिंदी भाषा में अनुनासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तो वहाँ अनुनासिक के लिए जगह नहीं बचती। इसलिए सुविधा के लिए चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे ई, ए, ओ की मात्रा में होता है। अब इसे ध्यान से हम समझ लेंगे। हिंदी भाषा में अनुनासिक को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। शिरोरेखा मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम कोई शब्द लिखते हैं उसके ऊपर जो हम लाइन खींचते हैं, जो रेखा खींचते हैं, उसके ऊपर वाली जगह। ठीक है,
तो अनुनासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर किसका प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। परंतु जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हुई हो तो वहाँ हम क्या करेंगे? तो वहाँ पर अनुनासिक के लिए जगह ही नहीं बचती, चंद्र बिंदु के लिए वहाँ पर जगह ही नहीं होती। इसलिए सुविधा के लिए हम क्या करते हैं? चंद्र बिंदु की जगह हम वहाँ पर मात्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देकर बताया जा रहा है, जैसे कि ई, ए, ओ की मात्रा में होता है। जैसे बिंद, उदाहरण में यहाँ दिया गया है बिंद। बिंद में क्या है? पहले से ही जो है ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ हम चंद्र बिंदु कैसे लगाएंगे? यहाँ जगह ही नहीं है। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है? यहाँ पर बिंदु का ही प्रयोग किया है। नहीं में भी चंद्र बिंदु कैसे लगेगा? ई की मात्रा के साथ नहीं लग पाएगा। इसके लिए यहाँ पर भी क्या किया गया है? यहाँ पर भी मात्र बिंदु ही लगाया गया है। मैं में भी पहले से ई की मात्रा लगी हुई है, तो वहाँ पर भी चंद्र बिंदु नहीं आ सकता। वहाँ पर भी क्या लगाया गया है? वहाँ पर भी बिंदु लगाया गया है। इसी प्रकार से में किया गया है। होंठ में भी ऐसे ही किया गया है, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर ओ की मात्रा है। इसके लिए वहाँ पर चंद्र बिंदु ना आकर वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ बिंदु आएगा। और ओ की मात्रा में भी वैसा ही होता है, वहाँ पर भी मात्रा पहले से लगी है। स्थान की कमी होने के कारण हम वहाँ पर मात्र बिंदु ही लगाएंगे। परंतु अ, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक ही लगेगा। तो यह भी एक नियम ही है कि यदि अ, आ, उ तथा री वाले जो शब्द आएंगे जिनमें ये स्वर लगा होगा, तो उसके अंदर हम जो है अनुस्वार नहीं लगाएंगे, बल्कि हम वहाँ पर अनुनासिक ही लगाएंगे। जैसे अंधेरा, अभी अंधेरा में क्योंकि ऊपर जगह खाली थी, पूरी जगह थी, अ के ऊपर कुछ भी कोई भी मात्रा नहीं थी, इसके लिए हमने वहाँ क्या लगाया? वहाँ पर हमने अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगाया। आंचल में भी ऊपर पूरी जगह खाली थी मात्रा के ऊपर आके, तो हमने वहाँ पर भी क्या लगाया? वहाँ पर भी हमने चंद्र बिंदु लगाया। पहुँच, अब पहुँच में भी जो है क्योंकि मात्रा ऊ की मात्रा नीचे आ गई है ह के, तो ऊपर का स्थान खाली था, इसके लिए वहाँ पर भी क्या किया गया है? हु के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया है और यह शब्द क्या बन गया है अभी? पहुँच। अगला है खूंखार। अब यहाँ बड़े ऊ की मात्रा आई है खूंखार में और इसके ऊपर भी जगह खाली थी, इसके लिए हमने क्या किया है? हमने इसके ऊपर ही जो है अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगा दिया है। अभी इसके बाद है अनुस्वार का निषेध नियम। अनुस्वार मतलब कि बिंदु का जो रूप है वो किन उसमें मान्य नहीं होगा। हम किन जगहों पर बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते, इसके भी कुछ नियम हैं। जिन शब्दों में अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम वर्ण आ जाए, वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में रहता है, वहाँ बिंदु का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण अन्न, जन्म, सम्मान, सम्मिलित, उन्नति, प्रसन्न इत्यादि। तो जिन शब्दों में अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम वर्ण आ जाए, पंचम वर्ण हम किसे कहते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। अंग क्या है? अभी यहाँ पंचम वर्ण है। ऐसे ही च, छ, ज, झ, ञ क्या है? पंचम वर्ण है। तीसरी लाइन कौन सी है? ट, ठ, ड, ढ, ण क्या है? पंचम वर्ण है। फिर है त की लाइन, त वर्ग भी हम इसे कहते हैं, त, थ, द, ध, न क्या है? पंचम वर्ण। और इसके बाद जो है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो जो पंचम, जो पांचवें जो है जगह पर आ रहे हैं वो क्या है? पंचम वर्ण है। तो जिन शब्दों में अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम वर्ण आ जाए, जो पंचम वर्ण है वो आ जाए, जैसे ङ, ञ, उसके बाद अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, फिर त, थ, द, ध, न के बाद म। ठीक है, ये पंचम वर्ण है। अगर ये आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है, मतलब कि वो अपने जो उसका मूल रूप है, चाहे वो म का है चाहे वो न का है, उसी में वह रहता है। वहाँ पर हम बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते, ये नियम है। उदाहरण देखिए, अन्न। अभी अन्न में देखिए पंचम जो है, पंचम वर्ण आ रहा है पीछे, आप देखेंगे। ठीक है, अन्न
तो इसके पहले जो है हमने जो अनुस्वार था उसको हमने कैसे लिखा? क्या हमने बिंदी लगाई ऊपर, बिंदु लगाया? नहीं, हमने उसको जो उसका मूल रूप है वही लिखा, अन्न। ऐसे ही जन्म में है, ये भी पंचम वर्ण से पहले आ रहा है, तो इसमें भी हमने क्या किया, न का जो है, जो आधा न था अनुस्वार का, हमने उसका मूल रूप ही लिखा। ऐसे ही सम्मान में किया हमने, ठीक है। ऐसे ही सम्मिलित में हो रहा है, उन्नति में भी, क्योंकि न जो है पंचम वर्ण है तो वहाँ पर भी हमने आधा न और पूरा न लिखा। प्रसन्न में भी वैसे ही किया है। तो इस प्रकार अनुस्वार के पश्चात यदि पंचम वर्ण आ जाता है तो वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में रहता है, चाहे वो म हो या फिर न हो। वहाँ हम किसका प्रयोग नहीं करते? वहाँ पर हम बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते, यह नियम है। अब अगला जानेंगे, जिन शब्दों में अनुस्वार के पश्चात य, र, ल, व, ह आता है वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। अब यहाँ पर भी जो है, यदि अनुस्वार के पश्चात य, र, ल, व, ह, यदि ये व्यंजन आ जाए तो हम वहाँ पर भी क्या करते हैं, वहाँ पर भी अनुस्वार जो है अपने मूल रूप में ही रहता है, वहाँ पर भी बिंदु नहीं आता। कैसे? उदाहरण से हम जान लेंगे। जैसे पुण्य, अब य के पहले क्या है, ण आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने अनुस्वार नहीं लगाया, यहाँ पर भी हमने क्या किया, उसका मूल रूप लिखा है ण। अन्य, ये भी य से पहले है, इसके लिए हमने क्या किया है, अनुस्वार का मूल रूप ही लिखा है। समन्वय में भी, क्योंकि यह जो है य से पहले आ रहा है क्या, अनुस्वार, इसके लिए हमने अनुस्वार का मूल रूप लिखा है। कन्हैया, कन्हैया में ह से पहले जो है अनुस्वार आ रहा है, क्योंकि ह से पहले जब अनुस्वार आएगा तो हम उसका मूल रूप ही लिखेंगे, यह नियम है। इसके लिए हम यहाँ पर न की जगह अनुस्वार नहीं लगा सकते। तुम्हें में भी वैसे ही किया गया है, यहाँ पर भी ह से पहले जो है अनुस्वार का हम मूल रूप ही लिखेंगे, क्योंकि यह ह से पहले आया है, ठीक है। तो यह नियम है, इन नियमों को ध्यान में रखना है। तीसरा है इसमें, यदि अनुस्वार के द्वित्व यानी कि दो एक जैसे अनुस्वार वर्णों का प्रयोग हो, ऐसे स्थलों पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जैसे सम जमा मान, सम्मान, सम जमा मेलन, सम्मेलन। अब इसे समझ लेंगे। यदि अनुस्वार के द्वित्व, द्वित्व क्या होता है, दो एक जैसे अनुस्वार, ठीक है, वर्णों का प्रयोग हो रहा हो, ऐसे स्थलों पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। यानी कि दो एक जैसे वर्णों का प्रयोग हो रहा हो, ऐसे स्थान पर भी हम अनुस्वार यानी कि बिंदु नहीं लगा सकते। जैसे कि सम जमा मान, अब यहाँ पर सम, पहले सम में म आधा है, ठीक है, जब हमने इसका जो है जोड़ दिया तो क्या बन गया, सम्मान। स आधा म, पूरा म, आ की मात्रा, फिर न, सम्मान। तो यहाँ पर हम म जो अनुस्वार पहले था उसकी जगह हम जो है बिंदु नहीं लगा सकते, ठीक है। हम वहाँ पर उसका मूल रूप ही लिखेंगे, सम्मान ही लिखेंगे। यदि हमने जो है वहाँ पर बिंदु लगा दिया तो वह गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। दूसरा भी सम जमा मेलन, ये भी सम्मेलन होगा। यहाँ पर भी हम जो है बिंदु नहीं लगा सकते, अनुस्वार नहीं लगा सकते। यहाँ पर भी हम अनुस्वार का जो मूल रूप है वही लिखेंगे, अन्यथा गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी तक जो आपने पढ़ा ये किसके बारे में, अनुस्वार के बारे में। और अभी हम आगे अनुनासिक के बारे में समझ लेंगे। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह ध्वनि ना तो स्वर है ना व्यंजन, यह स्वरों का गुण है। पहले इतना ही समझ लेंगे। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, ठीक है बच्चों, कहाँ से, मुख से भी और नाक से भी, दोनों से ही बाहर निकलती है, तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक मतलब कि चंद्र बिंदु, इसका जो लिपि चिन्ह है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इतना ही जान लीजिए कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से ही बाहर निकलती है, मुख से भी और नाक से भी, तो उसे अनुनासिक कहते हैं।
अनुनासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिरोरेखा के ऊपर हम किसका प्रयोग करते हैं? चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। यह ध्वनि ना तो स्वर है ना व्यंजन। यह क्या है? यह स्वरों का गुण माना गया है। अगला है इसमें, जब कोई स्वर ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उसमें विशेष प्रकार का नाद आ जाता है। उदाहरण कांपना, ऊंट, सूंड आदि। इनमें प्रयुक्त आ, ऊ अनुनासिक हैं। ये आ, उ से भिन्न हैं। इस भिन्नता के कारण उच्चारण में कोमलता तो आती ही है, कभी कभी अर्थ भी बदल जाता है। उदाहरण है, हैं, बाट, बांट। समझ लेंगे इसे भी। जब कोई स्वर ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उसमें विशेष प्रकार का नाद आ जाता है। यानी कि जब कोई ध्वनि हमारे मुंह के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, नाक से भी निकलती है, तो उसमें जो है एक विशेष प्रकार का नाद आ जाता है। नाद क्या होता है? तेज ध्वनि। तो उससे उदाहरण के लिए पहले हम देख लेंगे। उदाहरण कांपना, ऊंट, सूंड। इनमें आ और ऊ अनुनासिक हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कांपना, यहाँ पर हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। ऊंट, ऊ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। सूंड, सूंड में भी हमने सू पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। तो इनके अंदर कैसे अंतर आ रहा है आप देखिए। अगर यहाँ पर चंद्र बिंदु ना होता तो कापना होता कुछ, ठीक है। और अगर ऊंट पर नहीं होता ऊंट बोलते, सूंड पर नहीं होता तो हम क्या बोलते, इसे कैसे उच्चारित करते? सूड करते। लेकिन हमने यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया है, अनुनासिक का हमने चिन्ह लगाया है। इससे क्या हुआ है? इससे इसमें जो है इन शब्दों में विशेष प्रकार का नाद आ गया है। ठीक है, इनमें प्रयुक्त आ और ऊ अनुनासिक हैं। ये आ और ऊ दोनों से क्या है? भिन्न हैं, अलग हैं। इस भिन्नता के कारण उच्चारण में क्या आ गया है? कोमलता आ गई है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो हम शब्द लिख रहे हैं उसमें भी उनका जो अर्थ होता है उसमें भी अंतर आ जाता है। उदाहरण है पर हमने केवल एक ही मात्रा लगाई है, वहाँ पर हमने बिंदु नहीं लगाया। यहाँ अनुनासिक है क्योंकि मात्रा लगी हुई है, इसके लिए वहाँ पर क्या किया गया है? केवल बिंदु लगा दिया, है किया है। चंद्र बिंदु वहाँ नहीं आ पाया मात्रा के कारण। तो दोनों में कितना फर्क है क्या है? एक वचन के लिए हम जो है प्रयोग करते हैं, लेकिन हैं तो उसमें देखेंगे आप, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा उसके उच्चारण में अंतर है। ठीक है, हैं बोला है और पहला कैसे बोला था मैंने? है। तो है शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? एक वचन के लिए। और हैं हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। तो अर्थ में कितना बदलाव आया। और दूसरा है बाट, बाट और बांट। ठीक है, बाट जहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं है उसे हम कैसे बोलेंगे? बाट। और जहाँ चंद्र बिंदु है वहाँ कैसे बोल रहे हैं? बांट। तो कितना फर्क है दोनों में। बाट का अर्थ होता है यहाँ पर किसी की राह देखना, मैं आपकी बाट जोह रही थी। ठीक है, और दूसरा है बांटना। ठीक है, बांट का अर्थ क्या होता है? बांटना। ठीक है, तो दोनों में कितना अंतर है, तो इसके लिए हमें जो है ध्यान से इसका प्रयोग करना चाहिए। अभी अनुस्वार और अनुनासिक हमने दोनों पढ़ लिए हैं। इन दोनों में क्या अंतर है उसे भी जान लेंगे। पहला अंतर, अनुस्वार मूलतः व्यंजन है जबकि अनुनासिक स्वर है। अनुस्वार मूलतः व्यंजन है, आपने पढ़ा व्यंजन पंचम जो अक्षर होता है। ठीक है, तो ये क्या है? अनुस्वार जो है मूलतः मूल रूप से है व्यंजन है, जबकि अनुनासिक जो है स्वरों का गुण माना गया है। नंबर 2, अनुस्वार का लिपि चिन्ह कैसा होता है? बिंदु होता है। और अनुनासिक का लिपि चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। शिरोरेखा के ऊपर हम इसे लगाते हैं और चंद्र बिंदु उसके ऊपर आ जाता है। वहाँ केवल बिंदु है अनुस्वार में और अनुनासिक में चंद्र बिंदु है। तीसरा, अनुस्वार स्वर के पश्चात आता है। यह स्वर से पृथक होता है। इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में अलग से समय नहीं लगता। अब इसे ध्यान से समझ लेंगे। अनुस्वार स्वर के पश्चात आता है
यह स्वर से पृथक होता है, उससे अलग होता है। किससे? स्वर से। इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि अंतर। ठीक है, अभी आप अंतर शब्द को लीजिए। अंतर हम कैसे जो है लिख रहे हैं? अंतर, अ के बाद किसका जो है, किसकी ध्वनि आ रही है? आधा न की, अंतर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है। अनुस्वार जो है स्वर के पश्चात आ रहा है, यह स्वर से अलग भी होता है, तो इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि समय ज़्यादा लगता है। जबकि अनुनासिक के उच्चारण में अलग से समय नहीं लगता। ठीक है, अगला जान लेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में कहीं कहीं अर्थभेद भी हो जाता है, जैसे कि हंस एक पक्षी का नाम है। यहाँ हमने क्या लगाया? अनुस्वार में हमने क्या लिखा है? अनुस्वार लगा के हंस लिखा है। हंस एक पक्षी का नाम है, लेकिन यदि हमने अनुस्वार की जगह अनुनासिक लगा दिया तो ये क्या बन गया? हंस बन गया, जिसका अर्थ होता है हंसना, यानी कि हंसना हंसने के भाव को दर्शा रहा है। तो इतना अंतर जो है आ जाता है। इसके लिए हमें अनुस्वार और अनुनासिक इन दोनों का प्रयोग जो है सोच समझकर करना चाहिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है अनुस्वार, अनुनासिक, इनमें क्या अंतर होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा सा प्रश्न अभ्यास भी कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। ठीक है, आपको मैंने समझाया है, तो आपको उचित जगह पर, उचित स्थान पर अनुस्वार लगाना है, यानी कि बिंदु, या फिर अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। कुछ करके बता रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। अंधेरा, अंधेरा में यहाँ पर क्या आएगा? बिंदु आएगा या चंद्र बिंदु? यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा। मैं में क्या आएगा? यहाँ पर केवल अनुस्वार यानी कि बिंदु आएगा। आँख, आँख में भी क्या आएगा? चंद्र बिंदु। बाकी के शब्द आप अपने आप पूरे करेंगे। और दूसरा आपको दिया जा रहा है, पाठ्य पुस्तक के पढ़ाए गए पाठों से अनुस्वार व अनुनासिक के प्रयोग वाले 10-10 शब्द छांट कर लिखिए। जितने भी पाठ आपको पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, और आगे भी पढ़ाए जाएंगे आपको, तो उनमें से आपको अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग वाले 10-10 शब्द जो है छांट कर लिखने हैं। और ये आपको जो है प्रश्न अभ्यास करना ही है, क्योंकि यदि आप इसे कर लेंगे तो आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे व्याकरण में। ठीक है, धन्यवाद।